नमस्कार साथियों क्लास 12th केमिस्ट्री में अपना जो अभी चैप्टर चल रहा है बायोमॉलिक्यूल जैव अणु वाला, इसके अगर आपको सारे वीडियो देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सारे वीडियो सिस्टमेटिक देख सकते हो। हमने ग्लूकोज की संरचना पढ़ ली, फ्रक्टोज की संरचना पढ़ ली, सुक्रोज की संरचना पढ़ ली, माल्टोज की संरचना पढ़ ली, लैक्टोज की संरचना पढ़ ली। उसके बाद में हमने डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। तो डीएनए जो है एक न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड से भी कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है मेन घटक होते हैं बेस, शुगर, फास्फेट। मतलब बेस मतलब क्षारक, शुगर मतलब शर्करा और फास्फेट समूह, तीनों विद्यमान रहते हैं किसके अंदर? न्यूक्लियोटाइड के अंदर। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं अपन? न्यूक्लिक एसिड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं अपन? न्यूक्लिक एसिड। तो आज कई सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। अपन बात करेंगे जो न्यूक्लिक एसिड के जो घटक हैं, न्यूक्लिक एसिड के जो घटक होते हैं बेस, शुगर और फास्फेट। तो बेस कितने प्रकार की होती है, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, शुगर कौन कौन सी होती है न्यूक्लिक एसिड में, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, और फास्फेट की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये सारी बातें करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार बातें करने वाले हैं। तो चैनल पर वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो शुरुआत करें हम सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। अब भाइयों, न्यूक्लियोटाइड अलग होता है और न्यूक्लियोसाइड अलग होता है। न्यूक्लियोटाइड अलग चीज है और न्यूक्लियोसाइड अलग है। तो न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? जब क्षारक और शर्करा मतलब बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो उसे कहते हैं अपन न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियोसाइड। अब आप सबसे पहले जो है हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, और कहां से कौन सा क्या निकल रहा है, कैसे जुड़ रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे छोटी बात करते हैं, फास्फेट के बारे में बात करते। चलो किसके बारे में बात करते हैं? फास्फेट के बारे में। तो फास्फेट जो होता है किससे? फास्फोरिक अम्ल होता है ना। फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला होता है H3PO4। फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला क्या है? H3PO4। अब इसके आपके सामने स्ट्रक्चर पेश करते हैं तो ये P डबल बॉन्ड O, OH, OH और ये OH, ये फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब आपको फास्फेट बनाना है तो P डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस और ये O माइनस, ये बन गया फास्फेट। इसको कहूंगा मैं फास्फेट। ओके, तीनों हाइड्रोजन निकल गए तो नेगेटिव चार्ज कहां पर है? ऑक्सीजन के पास। तो इसको बोलेंगे PO4 3 माइनस। PO4 3 माइनस बोलो तो क्या है? ये फास्फेट है। क्या है? ये फास्फेट है। PO4 3 माइनस। समझ में आ गया? शर्करा की बात करते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज की संरचना समझी, जैसे हमने फ्रक्टोज की संरचना समझी, वैसे आप इमेजिनेशन करिए, अपने को समझना है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज की संरचना समझना है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शर्करा की संरचना को समझना है। ये पेंटोज शर्करा है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज थे वो हेक्सोज शर्करा थे। हेक्सोज शर्करा क्यों कहा उनको? क्योंकि उसमें 6 कार्बन थे। इनको पेंटोज शर्करा क्यों कहा? क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, इसलिए इनको कहा पेंटोज शर्करा। तो जो डीएनए और आरएनए में जो पाई जाती है या न्यूक्लिक अम्ल में जो पाई जाती है वो कौन सी शर्करा होती है? पेंटोज शर्करा। और कितने प्रकार की शर्करा है? 2 प्रकार की शर्करा है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अब भैया इनकी स्ट्रक्चर आप समझ चुके हो कि ये तो बनाना कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दिया, ऑक्सीजन का H यहाँ जोड़ दिया था, अपनों ने ये स्ट्रक्चर बनाई। ओके, ये कौन सी है? बीटा डी राइबो शर्करा। बीटा मतलब OH इस साइड में है, OH इस साइड में है तो ये बीटा फॉर्म। अगर OH यहाँ होता और H यहाँ होता तो वो कौन सा फॉर्म होता? अल्फा फॉर्म। ये आपको पता है, बता चुका हूं मैं पहले वाले वीडियो में। बीटा डी, डी मतलब ये लास्ट वाला अनसिमेट्रिकल कार्बन है। इसकी अगर संरचना की बात करें तो देखो इस तरीके से हो सकती थी। पहले ये OH और ये डबल बॉन्ड O ऐसे था। क्या किया अपनों ने? इसमें करामात क्या करी? इस H को कहां जोड़ा अपनों ने? इस साइड में यहां पर जोड़ दिया, H को लिख दिया अपनों ने यहां पर। ओके, और ये जो ऑक्सीजन है इन दोनों कार्बन के बीच में ऐसे लिख दिया। ओके, ये किया अपनों ने। तो ये है बीटा डी राइबोज शर्करा, है ना। कौन सी है? बीटा डी राइबोज। बीटा फॉर्म है ना, बीटा डी। डी बोलो तो ये OH इस साइड में था इसलिए डी, बीटा डी राइबोज शर्करा। अब यहां पर देखिए, पहले कार्बन पर C से OH और H जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पर इधर H और इधर H जुड़ा। अब यहां पर दूसरे कार्बन की खासियत क्या है भैया? दूसरे कार्बन की खासियत है कि दूसरे कार्बन पर
OH समूह नहीं है, दूसरे कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो 2-डीऑक्सी मतलब दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए तो कहा 2-डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी मतलब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, कौन सी पोजीशन पर? दूसरे नंबर की पोजीशन पर शर्करा में, दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो हमने कहा 2-डीऑक्सी राइबोज शर्करा। बीटा, ये बीटा फॉर्म है, दूसरी पोजीशन पर, ये दूसरी पोजीशन पर, OH ग्रुप नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, डीऑक्सी और है तो क्या है ये 2-डीऑक्सी राइबो शर्करा, और ये है राइबो शर्करा, इसमें दूसरे नंबर पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया, ये तो आपको बनाना आता है, पहला कार्बन लिखा, दूसरा कार्बन लिखा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन। पहले कार्बन पर इस साइड वालों को ऊपर लिखा, OH ऊपर और H नीचे, बीटा फॉर्म में OH ऊपर आता है ना, और अल्फा फॉर्म में OH नीचे, OH H, फिर HOH HOH, फिर HOH HOH, फिर H, ये H, CH2OH, ये लिखा आप लोगों ने। अब इधर देखना, पहला कार्बन, ये पहला कार्बन भाई साहब, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसे चलते अपन, कार्बन कार्बन ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोगों। तो ये जो है पहला कार्बन OH H, दूसरा कार्बन HH, ये HH, तीसरा कार्बन HOH HOH, चौथा कार्बन H और CH2OH, तो बीटा 2-डीऑक्सी राइबो शर्करा हो गई। समझ में आया? तो अपनों ने फास्फेट समझ लिया, शर्करा के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं क्षारक के बारे में, बेस के बारे में। इसको कहते हैं अपन बेस कहते हैं, और हमको मालूम है कि बेस, शुगर एंड फास्फेट, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कोई भाई साहब कहते हैं, हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कोई क्या कहते हैं? हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है। अब क्षारक जो है, दो प्रकार के क्षारक जुड़े होते हैं, एक तो प्यूरिन और एक पिरिमिडिन। एक तो होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन क्षारक। तो प्यूरिन क्षारक, तो प्यूरिन नाभिक ये होता है, इसको कहते हैं प्यूरिन नाभिक, प्यूरिन नाभिक। अब अपने पास क्षारक जो है, प्यूरिन क्षारक कितने होते हैं? दो प्रकार के, एडिनिन और ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन। अब आपको याद रखना है स्ट्रक्चर बना के, किसकी? प्यूरिन की स्ट्रक्चर बनाना है। पहले प्यूरिन की स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओ। क्या है इसमें? प्यूरिन में एक तो 6 मेंबर्ड रिंग है और एक 5 मेंबर्ड रिंग है। एक 6 मेंबर्ड रिंग है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग में पोजीशन ध्यान रख लो, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अब स्ट्रक्चर तो याद रखना पड़ेगी आपको, है ना। तो प्यूरिन की आपको स्ट्रक्चर मालूम हो गई, 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग में मतलब अल्टरनेट, यहाँ से शुरुआत कर रहे अपन, यहाँ से शुरुआत करी, यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा, यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा, यहाँ नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड लगा दिए, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ इस नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन के पास क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इसमें चेंज क्या किया अपनों ने? चेंज अपनों ने ये किया कि यहाँ पर जो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर CH था, तो हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर इस जगह क्या है? कार्बन है, मालूम रखना। अब यहाँ इस जगह क्या है? कार्बन जुड़ा हुआ है, अंडरस्टूड है वो। तो यहाँ के हाइड्रोजन निकल के और उस जगह क्या लगा दिया अपनों ने? NH2 लगा दिया, बस और कुछ नहीं किया भाई साहब अपनों ने। सिर्फ इस हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया अपनों ने? NH2 लगा दिया। तो इसको कह रहे अपन एडिनिन कह रहे। क्या कह रहे अपन? एडिनिन कह रहे। अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3, यहां से शुरुआत करनी, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन में NH2 जुड़ा होता है, 6 एमिनो, और पूरे इस नाभिक को क्या कह रहे? प्यूरिन। तो इसका नाम 6 एमिनो प्यूरिन हो गया। है क्या है? एडिनिन। एडिनिन को क्या कह सकते हैं? 6 एमिनो प्यूरिन। अब देखो, अब कुछ नहीं करना, अब वापस इस पूरा नाभिक अपनों ने बना लिया यहाँ पर। अब अपनों ने छेड़छाड़ कहाँ पे करी? यहाँ पर जो कार्बन था, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, उस हाइड्रोजन को निकाला। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन अंडरस्टूड रहता ही रहता है, उसकी जगह क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया। और यहाँ पर क्या लगा दिया अपनों ने? डबल बॉन्ड हट गया, एक हाइड्रोजन यहाँ फिट कर दिया और ऑक्सीजन अपनों ने यहाँ लगा दिया, बस और कुछ नहीं किया। एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा यहाँ पे और ऑक्सीजन लगा दिया। ये क्या बन गया? ग्वानिन। तो ग्वानिन की स्ट्रक्चर में क्या है? इस पोजीशन पर, छठी पोजीशन पर डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर जोड़ दिया NH2 और यहाँ पर NH कर दिया और ये NH पहले से ही है। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। छठी पोजीशन पर क्या है? ऑक्सो, 6 ऑक्सो, 6 ऑक्सो। IUPAC में बोल रहे अपन, है ना, IUPAC प्रणाली के हिसाब से नामकरण कर रहे हैं। 2 एमिनो, दूसरी पोजीशन पर क्या है? एमिनो, और प्यूरिन नाभिक और तो कहीं कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो 6 ऑक्सो 2 एमिनो प्यूरिन इसका नाम है। और ये हो गए प्यूरिन क्षारक, एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे और ग्वानिन को कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बात करें पिरिमिडिन क्षारक। पिरिमिडिन क्षारक, ये पिरिमिडिन नाभिक हो गया भाई साहब।
पिरिमिडिन क्षारक कितने प्रकार की हैं? इसमें न्यूक्लिक एसिड में 3 प्रकार की है ना। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर जो है जो लास्ट वाली जो होती है, ये वाली जो यूरेसिल जो होती है, ये यूरेसिल जो होती है ये आरएनए में होती है। किस में होती है? आरएनए में। और ये डीएनए में, और ये किस में? आरएनए में। आरएनए, ये आरएनए में होती है। डीएनए में मतलब और तो सब कॉमन होती है, ये आरएनए में होती है, ये डीएनए में होती है। ओके, बाकी ये तीनों जो हैं ये आरएनए में भी होती है और डीएनए में भी होता है। ये आरएनए में भी पाई जाती है और डीएनए में भी पाया जाता है ये क्षारक, और ये भी आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी होता है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। ये वाला एडेनिन ग्वानिन आरएनए में भी होता है, डीएनए में। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, है ना। ऐसा पूछ लिया भैया 1 2 3 और ये लगा दिया 4 और बोल दिया कि इसमें से कौन सी जो है बेस, कौन सा क्षारक आरएनए में नहीं पाया जाता है। पता है आपको, थायमिन नहीं पाया जाता है। थायमिन सिर्फ किसमें? डीएनए में पाया जाता है। ओके, या फिर 1 2 3 और 4 ये दे दिए और बताओ कि इसमें से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता। तो डीएनए में ये वाला नहीं पाया जाता, यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता। समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये डीएनए में भी पाया जाता, आरएनए में पाया जाता, डीएनए में, आरएनए में, डीएनए में, ये डीएनए में, आरएनए में, ये सिर्फ डीएनए में और ये सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। तो प्यूरिन क्षारक और पिरिमिडिन क्षारक। अब इसकी जो स्ट्रक्चर अपन देखिए, स्ट्रक्चर में देखो ये कहाँ पे छेड़छाड़ कर रखी है, यहाँ नाइट्रोजन यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ये है पिरिमिडिन नाभिक। यूरेसिल में क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं किया, इस यहाँ पर और यहाँ पर क्या लगा दिया? ऑक्सीजन फिट कर दिए। कार्बन की वैलेंसी 4 का ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं करना अपने को। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, ये हो गया यूरेसिल, और इसका नाम हो जाएगा 2,4। दूसरी और चौथी पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ये बोल रहे 2,4 डाईएक्सो, है ना। दूसरे और चौथे कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ, 2,4 डाईएक्सो पिरिमिडिन नाम हो गया इसका, 2,4 डाईएक्सो पिरिमिडिन। इसका नाम है थायमिन। इसमें क्या चेंजेस किया आप लोगों ने? इस जगह लगा दिया CH3, यहाँ पर मतलब ये तो डबल बॉन्ड ओ लगा ही रखा, यहाँ पे लगा दिया CH3। जैसे यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगाया तो यहाँ पर नाइट्रोजन को सेटिस्फेक्शन के लिए एक हाइड्रोजन ही आ गया यहाँ पर। नाम है इसका थायमिन। IUPAC नाम होगा 2,4 डाईएक्सो, 5वीं पोजीशन पर मेथिल, 5 मेथिल पिरिमिडिन नाम होगा इसका। 2,4 डाईएक्सो, 5 मेथिल पिरिमिडिन नाम है इसका। फिर बात करते हैं साइटोसिन की। तो साइटोसिन में क्या है? ये नाभिक है, क्या चेंज किया आप लोगों ने? यहाँ पे तो लगा दिया डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा दिया NH2, बस यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2। साइटोसिन है 2-ऑक्सो 4 एमिनो पिरिमिडिन, 2-ऑक्सो 4 एमिनो पिरिमिडिन इसका नाम हो गया। ये समझ में आ गया। अपनों ने बात करी बेस की स्ट्रक्चर, मतलब क्षारक की स्ट्रक्चर के बारे में अपनों ने बात करी, शर्करा की स्ट्रक्चर के बारे में अपनों ने बात करी, फास्फेट की स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेस शुगर फास्फेट, अब बेस शुगर फास्फेट मिल जाए तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। बेस शुगर फास्फेट मिल जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। और सिर्फ फास्फेट बोले कि मैं तो नहीं जुड़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा? बेस और शुगर अगर दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो उसको कहूंगा मैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहूंगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों अलग अलग चीजें हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अब जो डीएनए में जो डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए की अगर बात करें तो पिछले लेक्चर में मैंने डीएनए का थोड़ा सा ये बताया था ना कि डीएनए की रिसर्च किसने करी थी। तो इसके बारे में कई भ्रांतियां हैं डीएनए की रिसर्च के बारे में। तो डीएनए की खोज कई सालों पहले 1869 में हो गई थी। कब से लोगों ने इस पर काम कर चुके थे डीएनए के ऊपर। और डीएनए की जो खोज का श्रेय जाता है जोहान फ्रेडरिक मिशर। जोहान फ्रेडरिक मिशर को इसका खोज का श्रेय जाता है। सबसे पहले जो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज करी थी डीएनए के बारे में। अब इसकी जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बताई थी, जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बनाई थी वो बताई थी भैया, आप जानते होंगे वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन भाई साहब और क्रिक भाई साहब ने क्या बताया था कि डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। बाकी डीएनए की खोज तो पहले हो चुकी थी। डीएनए की संरचना जो डबल हेलिक्स संरचना है उसके बारे में बताया था वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। ओके, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब ये जो शर्करा है ना, ये शर्करा
ये शर्करा किसको जोड़ती है भैया? ये शर्करा जोड़ती है किसको? बेस को। अब ये बेस को कैसे जोड़ रहा है, मेरी बात को आप समझिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको उठा दिया, किसको उठा दिया? यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड बनाया। क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड बनाया। तो न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड की जो न्यूक्लियोसाइड में बेस और शुगर दोनों रहते हैं, बेस और शुगर, तो ये जो जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा? ये वाला बेस जो जुड़ेगा। बेस कहां पे जुड़ेगा? शर्करा के पहले नंबर के कार्बन पर जुड़ेगा, है ना। शर्करा के C1 कार्बन पर यदि बेस जुड़ जाए तो आपको मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। शर्करा के पहले नंबर के कार्बन पर, शर्करा के पहले नंबर के कार्बन पर अगर बेस जुड़ जाए तो आपको मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। यहां पर जैसे कि एडिनिन लिया तो एडिनिन प्लस राइबोस, तो उसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन। एडिनोसिन अलग है, एडिनिन अलग है। एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, जबकि एडिनिन एक क्षारक है, जबकि एडिनिन एक क्षारक है। आप मेरी बात को समझोगे। अब यहां पर जो ले रखी है, यहां पर जो ले रखी है, ये कौन सी शर्करा ले रखी भैया? राइबोस, क्योंकि दूसरी पोजीशन पर जो है ये राइबोस शर्करा 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं H लगा दूं और यहां पर मैं OH लगा दूं। अब देखिए ये वाला पूरा पूरा मैंने यहां बना रखा, ये वाली स्ट्रक्चर पूरी पूरी मैंने यहां बना रखी है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और ये वाली स्ट्रक्चर किसकी है? एडिनिन की। ये वाली स्ट्रक्चर मैंने यहां बना रखी। अब ये जुड़े कैसे आपस में? यहां का H निकला और यहां का OH निकला और जोड़ दो इनको आपस में। ये हो गया भाई साहब काम, ये जुड़ गए आपस में। OH और H निकला और ये एडिनिन और राइबोस जुड़ गए आपस में, एक न्यूक्लियोसाइड बना। और कौन सा न्यूक्लियोसाइड है? ये एडिनोसिन है। मेरी बात को समझ गए हो आप? अब ऐसे ही आप एडिनिन को जोड़ा, ऐसे ही आप ग्वानिन को जोड़ेंगे तो ग्वानिन यहां पर, ये H यहां पर लिखोगे, जोड़ दोगे। ऐसे आप इसको जोड़ सकते हो यहां पर, ऐसे ही आप इसको जोड़ सकते हो यहां पर, ऐसे ही आप इसको जोड़ सकते हो यहां पर, और क्या बनता जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बनता जाएगा। ठीक है, समझ में आयो? तो ये हो गया बेस शुगर न्यूक्लियोसाइड। अब हम बात करें कि बेस शुगर फास्फेट जोड़ दे। क्या जोड़ दे? बेस शुगर फास्फेट। तो ये रहा, देखो बेस, ध्यान से सुनिएगा। ये बेस है, ये शुगर है, ये फास्फेट है। ये शुगर कौन सी है भैया? राइबोस शर्करा है। राइबोस शर्करा की निशानी क्या है? कि दूसरे नंबर के कार्बन पर क्या है? OH ग्रुप विद्यमान है। और दूसरे नंबर के कार्बन पर अगर दोनों हाइड्रोजन विद्यमान हो तो उसको कहूंगा मैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा। समझ गए हो? डीएनए में कौन सी पाई जाती है? ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। अब हमें कहा था ना बेस शुगर फास्फेट। बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। बेस शुगर फास्फेट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो ये है भैया न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड या बेस। बेस बोलो तो चाहो तो मैं इसको जोड़ूं, इसको जोड़ूं, इसको जोड़ूं, इसको जोड़ूं, इसको जोड़ूं, क्या हो जाएगा? ये बेस। बेस मतलब चाहो तो मैं इसको जोड़ूं, इसको जोड़ूं, तो इस क्षारक की जगह क्या लगा दूंगा मैं? देखो यहां पर था OH, इमेजिनेशन करना बस अपना को। ये रिंग बनाई मैंने, ये रिंग बनाई और यहां पे NH, ओके, NH लिखा, यहां पर NH और यहां डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। कौन सी बेस है भैया? ये वाली यूरेसिल बेस है ना। तो यहां का OH और यहां का H निकला, तो ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया पूरा इस कार्बन से, ये नाइट्रोजन। इसको क्या कहा? बेस। तो बेस शुगर फास्फेट। कौन सी भी बेस जोड़ सकता हूं? ये जोड़ू, ये जोड़ू, ये जोड़ू, ये जोड़ू, ये जोड़ू, मेरी मर्जी। तो ये जो हो गया बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट, ओके, एक न्यूक्लियोटाइड। अब होता क्या है भाई साहब, यहां पर और आगे बात करते। जब डीएनए की संरचना की बात करते तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में अंदर तो होती है बेस, है ना, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इनके बीच साइटोसिन, ग्वानिन, है ना, अंदर तो होती है बेस होती है ना, थाइमिन, एडिनिन, ओके। और इन बेस के बीच में जो बॉन्डिंग रहती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, ये भी अपने को पता है, ओके। तो यहां पर जो ये स्ट्रैंड जो बनता है, ये वाला डीएनए स्ट्रैंड जो बनता है भाई साहब, किसका बनता है? शुगर फास्फेट का, शुगर फास्फेट। तो शुगर से कौन जुड़ा हुआ है? बेस। फास्फेट नहीं जुड़ा हुआ है, शुगर से कौन जुड़ा हुआ है? बेस जुड़ा है। तो शुगर फास्फेट आपस में जुड़कर बहुत जटिल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो ये देखना, ये यहां पर लिया बेस, बेस से कौन जुड़ा? इस पहले कार्बन से, ए पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन लें तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा हो जाएगी। ये H है, यहाँ पर इस जगह क्या है? H है और यहाँ पर H है।
यहाँ पर CH2OH होगा तो OH का OH और इसका यहाँ से ये निकल चुका है, यहाँ से OH और इसका जो H जुड़ा हुआ था ना वो निकल गया है ना, हाइड्रोजन निकल के फास्फोरिक एसिड का और यहाँ पर जुड़ गया बेस शुगर फास्फेट। अब यहाँ पर जो फास्फेट ग्रुप जो जुड़ेगा, फास्फेट ग्रुप ने अपनी स्थिति सिलेक्ट कर रखी है। कौन सी स्थिति सिलेक्ट कर रखी? यहाँ फास्फेट ग्रुप कहाँ पर जुड़ेगा, या तो फिर इस नंबर पर आके जुड़ेगा, 5वें नंबर पर आके जुड़ेगा, कहाँ पर 5वें नंबर पर आके जुड़ेगा, या फिर जुड़ेगा 3रे नंबर पर आके जुड़ेगा। तो इन दोनों पोजीशन पर कौन जुड़ेगा? फास्फेट। तो ये देखो शुगर फास्फेट है ना, शुगर फास्फेट, तो ऐसे शुगर फास्फेट जोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो वापस इससे क्या जोड़ूंगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? फास्फेट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इधर 5वीं से जुड़ रहा है, इधर 3री से, फिर 5वीं से, फिर 3री से, फिर 5वीं से 3री से जोड़ते जाओ, शुगर फास्फेट अपना ही राज चल रहा है। तो ये शुगर फास्फेट स्ट्रैंड होती है। और शुगर से कौन लटका रहता है बाकी साइड में? शुगर से कौन लटका रहता है भैया? बेस भाई साहब लटके रहते हैं, क्षारक लटका रहता है। तो मेरी बातों को आप समझ में आई होगी कि न्यूक्लिक एसिड के महत्वपूर्ण घटक बेस शुगर फास्फेट के बारे में अपनों ने डिस्कशन करी, अपनों ने फास्फेट कैसा होता है ये बात करी, अपनों ने शुगर क्या होता है उसके बारे में बात करी। न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार की शुगर होती है, 2 प्रकार की शर्करा होती है, एक तो राइबो शर्करा और एक डीऑक्सीराइबो शर्करा। राइबो शर्करा किसमें पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है। और डीऑक्सीराइबो शर्करा किसमें पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है। राइबोस की स्ट्रक्चर कैसी है, डीऑक्सीराइबो शर्करा की स्ट्रक्चर कैसी है, ये बात करी हमने बात करी प्यूरिन क्षारक की स्ट्रक्चर। प्यूरिन क्षारक जो है, 2 प्यूरिन क्षारक में ये प्यूरिन नाभिक है, कितने प्रकार की प्यूरिन क्षारक? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन क्षारक जो है वो 3 प्रकार की, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन होती है। बहुत आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आप अपनी जो NCERT बुक्स हैं उसको खंगालिएगा और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के DNA और RNA होते हैं और इनके मुख्य कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बेस शुगर फास्फेट, मतलब क्षारक, शर्करा और फास्फेट समूह होता है। ओके साथियों, तो ये जो थोड़ा वीडियो था, नॉलेजेबल वीडियो था। आपके जो DNA जब पढ़ोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि भैया इसमें जो बीच में एडेनिन आ रहा, थाइमिन आ रहा, तो हमने तो इसकी स्ट्रक्चर समझ रखी है, साइटोसिन आ रहा, ग्वानिन आ रहा, इनकी स्ट्रक्चर हमने समझ रखी है, ठीक है। ये शर्करा है, शर्करा की बात करें तो ये जो शर्करा और फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट का ये जो DNA का जो स्ट्रैंड बना हुआ है, तो ये आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। इस वीडियो को पहली बार आए हो चैनल पर तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।